नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आप हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। चले बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो यह विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो यह जो कथन आलोचक का कथन है वो आलोचक थे डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अभी जो प्रश्नोत्तरी आज के वीडियो में आपको मिलेंगे वो सभी प्रश्नोत्तरी छायावाद से लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। प्रश्न है, कामायनी एक पुनः विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो कामायनी एक पुनः विचार कृति का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह समीक्षा कृति है जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने ही कामायनी को फैंटेसी काव्य माना है। तो प्रश्नों के साथ साथ उत्तर के साथ साथ इसके व्याख्या को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि व्याख्या में एक दो प्रश्न छुपे जरूर रहेंगे। तो जो उपयोगी ऐसा व्याख्या होगा उसको मैं करते चलूँगी। प्रश्न है अगला, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? थोड़ा सा शब्दों के उलटफेर से नए प्रश्न बनते हैं, भले ही उत्तर एक ही है पर प्रश्नों के पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न को ली। अभी दो प्रश्न एक जैसा ही आपको देखने को मिल रहा होगा पर आप पैटर्न को समझिए। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को देखकर उन्हें विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। और किसने कहा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है जिसमें वैदिक संस्कृत के पर काव्य उनका आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो कृतिवास रामायण, जिसपे निराला की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो राम की शक्ति पूजा, इसके बारे में भी जानते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है। इसमें लंका कांड के कथानक को लेकर लिखा गया है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि कृतिवास के रामायण पर निराला की राम की शक्ति पूजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राम की शक्ति पूजा
किस कथानक को लेकर लिखा गया है? तो लंका कांड के कथानक को लिखा गया है और यह निराला की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिखे हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है और उन्होंने पंत जी की पहली पौढ़ रचना पल्लव को माना है। तो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि पंत की पहली पौढ़ रचना आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने पल्लव को पंत की पहली पौढ़ रचना माना है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कौसानी है और इनका जन्म का सन है सन 1900 ईस्वी। कौसानी अभी उत्तराखंड में है और इनका जब जन्म हुआ था उस समय कौसानी उत्तर प्रदेश में था। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बानी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? तो यह जो पंक्ति है वह युगांत से ली गई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, युगांत। युगांत इनका काव्य संग्रह है और युगांत की पहली कविता है गा कोकिला बरसा पावक कन। तो इनकी पहली कविता भी पूछा जा सकता है कि युगांत की पहली कविता कौन सी है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो पंत जी का महाकाव्य लोकायत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही, लोकायत। लोकायत महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित यह महाकाव्य है जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। यह 2 खंडों में है। तो यह 2 खंड में है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकायत कितने खंड में है? 2 खंड में है और यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और क्या है? यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो रचना है वह है लोकायत। लेकिन यहाँ पर महामानव रचना जो है वह भी ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और यह भी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो इसमें 2 महाकाव्य है जो महात्मा गांधी, प्रबंध काव्य है ये दोनों, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। कौन कौन सी? महामानव और लोकायत। ये और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन किसी एक का ही सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आयोग इसको गलत कर देती है या इसके बदले में कुछ और सॉल्यूशन निकालती है उसका। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किन कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिदंबरा के रचनाकार हैं?
चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है? तो अभी हमने इस पे चर्चा किया। लोकायतन यह प्रबंध काव्य है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है। तो ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकायतन के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है। गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो यह जो कथन है वह किस कवि का है? सुमित्रा नंदन पंत जी का यह कथन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? परिमल यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? तो निराला की यह रचना है, निराला की। अन्य जो 3 रचनाएं हैं ग्रंथि, बीना, पल्लव, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना पंत की नहीं है। तो परिमल यह रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो यह काव्य कृति यह किसकी काव्य कृति है? तो यह काव्य कृति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो यह पल्लव में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पल्लव। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कि कौन अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि पंत जो है वे छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न है किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो उत्तराखंड के किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वीणा को। इन्होंने वीणा को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? तो सांध्य गीत ये सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। हमें नहीं ऑप्शन नहीं को अच्छे से पढ़ना है, तभी ऑप्शन का सही चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि 3 जो ऑप्शन में है युगबानी, गुंजन और पल्लव, ये तीनों रचना सुमित्रानंदन पंत की है। सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायत। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से जो महाकाव्य नहीं है वह पल्लव हो जाएगा। यह पल्लव जो रचना है वह महाकाव्य नहीं है। कामायनी यह भी महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, प्रिय प्रवास यह भी महाकाव्य है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाकाव्य कौन सी रचना नहीं है? उत्तर चौथा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बुढ़ांश कविता के रचयिता है? बुढ़ांश कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी है। हालांकि सुमित्रानंदन पंत ने एक ही कविता, कुमायूं में उन्होंने अपनी एक ही कविता लिखी, बुढ़ांश। कुमायूं के प्रसिद्ध कवि हैं हीरा सिंह राणा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? महाप्राण निराला के लिए प्रयुक्त होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला प्रश्न है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो यह रचना निराला की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुकरमुता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां है? तो यह जो कृति है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये तीनों कृति है। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है? तो इसके जो रचयिता है वे हैं निराला। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य निराला के द्वारा रचित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम है? गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो निराला की झरना यही रचना निराला की नहीं है। अन्य 3 परिमल, गीतिका और अनामिका ये निराला की रचना है। झरना किसकी रचना है? तो झरना यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना
कौन सी है? झरना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को लिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे हर वीडियो में अभी प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा है, तो उसमें हम 50-50 प्रश्नों को लेते हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर आसानी से कराई जाती है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज अभी हमारे चैनल पर चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।